दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम के लिए लेकर आए हैं फॉर्मूला शीट, सारे फॉर्मूला एक ही वीडियो में, और ये रहेगा द एंड गेम। और इसी के साथ सारे चैप्टर के फॉर्मूलों को कर देंगे आज समाप्त। तो पहला रियल नंबर मैंने उठा लिया है, ठीक है। रियल नंबर के हमने सारे फॉर्मूले देखने हैं, ठीक है। रियल नंबर में सबसे पहले आपको क्या पूछा जा सकता है। एक तो सबसे पहली बार HCF इंटू एलसीएम, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको पहला फॉर्मूला ये याद रखना है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है। ये पहली बात समझ गए आप लोग, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला। दूसरी चीज ये पूछा जा सकता है, जो मैंने ये बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मैंने ये चीजें यहाँ पे इसलिए लिखी हुई हैं ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से आपको भी, जैसे मान लो कोई भी नंबर है 12 है, तो 12 के फैक्टर 2, 6, 2, 3 और 3 1, तो 12 के फैक्टर क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है ये? एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, और ये जो दिया हुआ है ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलती है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो ये चीज है। और इसके बाद रैशनल इरेशनल आप सभी को पता है, ये सिर्फ फॉर्मूला शीट है, ठीक है। इसमें से ज्यादा से ज्यादा बस HCF इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ही आता है, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही HCF और एलसीएम है क्या। अगला चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्वाड पॉलिनोमियल क्या होता है, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको एक ax² प्लस bx प्लस c के साथ लिखा जा सकता है, जिसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर कर दोगे तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे अगर 0 पुट कर 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, तो ये तो खत्म हो गया, ये x² का टर्म खत्म हो गया, तो ये bx प्लस c रह गया, जो कि लीनियर बन गया। तो ये लीनियर नहीं हो सकता। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बीच में एमसीक्यू बन सकता है कि इसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आगे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो याद रखोगे। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाय ए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है आपका, सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए, क्लियर है। ये होगा सम ऑफ जीरो, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद एक आपसे एक फॉर्मूला और पूछ सकता है कि इसका अगर सम दिया हुआ और प्रोडक्ट दिया हो, तो आप एक याद रखोगे फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। क्लियर है सभी को। जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये x² माइनस SX प्लस P, मैंने अलग अलग इंडिकेशन दिए हुए हैं ताकि कोई फॉर्मूला रह ना जाए। अगला फॉर्मूला ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप कैसे लिख सकते हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस केस में जो सम ऑफ जीरो है वो तो वही रहता है जैसे कि माइनस बी बाय ए उसमें रहता है, ठीक है। ये क्या पता आ जाए, ठीक है। उस केस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाय, इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाय ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है इस केस पे, सी बाय ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अगर 3 जीरो है उसकी अल्फा बीटा और गामा, तो आप ये बोल सकते हो पहली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो सम है वो इज इक्वल टू क्या है, सी बाय ए। तो ये होगा सम ऑफ जीरो, ये होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगला एक और चीज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय ए, माइनस का डी बाय ए। कोई डाउट। आगे आपसे ये पूछ सकता है आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है इस चैप्टर में। तो आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है वो ज्यादातर यही होती है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका एक मॉडिफिकेशन आपको याद रखना है। a² प्लस b² प्लस 2ab है, तो वो प्लस का इधर है, तो इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का। तो आपको ये आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद कर लेने, बहुत ज्यादा यूज होगी। तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और जिसमें जो ये चीज है ये सम ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरो, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ऐसे करके ये आइडेंटिटी आपकी यूज हो जाती है। क्लियर है, सभी को पता लग गया, ठीक है।
तो ये हो गया आपका ये। अगला चैप्टर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए a1/a2 इज इक्वल टू b1, a1/a2 अगर नहीं है b1/b2 के इक्वल, ठीक है। तो आपको इक्वेशंस पता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये चीज आप सभी को पता है। अगर a1/a2 इसके नहीं इक्वल है तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। और इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनता है। और इसको एक और चीज बोलते हैं, ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्या होते हैं? जिसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। क्या हो? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो इसके तो वन सॉल्यूशन है, कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। और इसीलिए ये क्या है? ये यूनिक है। यूनिक का मतलब कम से कम एक तो है ये इसका सॉल्यूशन। आगे, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो इसको बोलोगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? नो सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ बड़ा ही जबरदस्त होता है, पैरेलल लाइन में होता है। और ये क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट नहीं होता। ये क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्योंकि इसका एक नोज का हमने क्या पढ़ा था? एक सोल्यूशन होना चाहिए, इसमें तो कोई सोल्यूशन नहीं है। आगे, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो और इज इक्वल टू c1/c2 हो तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जिसका ग्राफ रहता है वो रहता है ऐसे, एक लाइन और दूसरी भी इसी के ऊपर, ठीक है। तो इसको कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ बोल देते हैं। कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ। कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ हो गया ये आपका। समझ गए मेरी बात? चलो ठीक है। तो ये क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। याद रखोगे बेटे, ये क्या है? कंसिस्टेंट है। ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये क्या हो गया आपका? कंसिस्टेंट। तो ये तो हो गए आपके इसके बारे में चर्चा। तो इसको एक बार यहां से भी आप देख सकते हो, मैंने इसको यहाँ पर भी इसलिए बनाया। तो ये a1/a2 ये रहा। अगर नहीं इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये भी मैंने बताया। इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सोल्यूशन, ये भी बताया आपको। फिर अगर ये कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ और इसका इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन, ये बताया। ये पैरेलल लाइन होता है, ये होता है, ठीक है। तो आप सभी को ये चीजें मैंने इधर बता दी है। तो आगे चलते हैं। इसी चैप्टर में आपसे एक और चीज पूछ लेता है कि ये 2 डिजिट का बेटे कॉन्सेप्ट बता के जाना। 2 डिजिट लेट यूनिट डिजिट को आप हमेशा आप एक्सलेट कर लेना, ठीक है। ये यूनिट डिजिट हो जाएगा। यूनिट डिजिट को एक्सलेट करके ये टेंस डिजिट उसके बाद रख लेना। टेंस डिजिट क्या होगा? जो आए चाहे ना आए ये फॉर्मूला आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होता है। तो कोई भी नंबर को आप ऐसे इस क्वेश्चन को आए तो इतना तो रट के ही जाओ, 10 टाइम्स द टेंस डिजिट। 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है बेटे? 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट प्लस का यूनिट डिजिट। क्लियर? चलो ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट, टेंस डिजिट यहाँ इस केस में हमारे पास क्या है? y। तो y इस चिपका दो, प्लस यूनिट डिजिट क्या है? x। तो किसी नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हो। समझ गए मेरी बात? सीधी बात करेंगे, नो बकवास। इंटरचेंजिंग नंबर, इंटरचेंज और रिवर्सिंग नंबर, इंटरचेंज और रिवर्सिंग नंबर। जब आप इंटरचेंज करोगे या रिवर्स करोगे नंबर को तो वो क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट टेंस डिजिट की जगह लग जाएगा और टेंस डिजिट यूनिट डिजिट की जगह लग जाएगा। बात समझे मेरी? मतलब 10 प्लस ये x लिखा है तो यहाँ पे y कर दो, जहां पे y लिखा है वहां पे x कर दो। इतना स्टोरी याद करके जाओगे, बाकी सेटिंग तुम खुद ही कर लोगे। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में हमेशा बोट की स्पीड को पहले लेट कर लेना। ये फिजिक्स का रूल है, क्योंकि कोई चीज रिलेटिव मोशन में चलेगा तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही पॉजिटिव रहेगा, तो तभी वो चलेगा ना। बोट स्पीड, बोट की जो स्पीड है वो मान लिया हमने x, पहले बोट की स्पीड को ही x मानना। क्यों? मैं बताता हूँ। स्पीड ऑफ स्ट्रीम y है, तो आप ये एक चीज का ध्यान रखोगे कि जो अप स्ट्रीम स्पीड है, अप स्ट्रीम, डाउन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अप स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई रहेगी। और x किसको लेना है? सबसे पहले बोट को ही लेना है। x किसको लेना है? बोट को लेना है बेटे, बस ये याद रखना।
डाउन में कोई चक्कर नहीं है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है जो वो है आपकी x प्लस वाई, कोई डाउट नहीं है। चलो फिर आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, बाकी अब डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम जो भी बनाना है वो बन जाएगा आपसे। अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप देख लोगे एक बार। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वही पहले मैंने एक बात बता दी आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका जिसकी डिग्री 2, बात आई इतनी समझ, पहली बात। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है इसके ग्राफ का शेप यू शेप्ड होता है, वो क्या होता है, पैराबोला। क्या होता है बेटे, पैराबोला, जिसको कौन सी शेप बोलते हैं, यू शेप्ड, या ऐसे भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो बोल दोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या बोलेंगे बेटे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर नहीं आई तो ना सही। तो डी की वैल्यू अगर 0 नहीं आई तो या तो 0 से बड़ी हो सकती है या 0 से छोड़। ये क्या है, 0 इसमें बड़ा है मतलब ये नेगेटिव है, अगर 0 से बड़ी है तो मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला तो केस कर लेंगे, रूट्स आर रियल एंड वास्तविक रूट है, मतलब रियल है और अनइक्वल है, अनइक्वल है, ठीक है। नेगेटिव में क्या पढ़ोगे, नो रियल रूट्स। क्या बेटे पढ़ेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और आप बोल सकते हैं ये कथन इमेजिनरी है, ये रूट्स क्या है, इमेजिनरी रूट्स। क्लियर। तो इसको तो डीलिंग तुम्हारी +1 में होगी इसकी। तो तुम्हारे जो 10th क्लास में है तो वो तो ये पूछेगा या इसमें से भी पूछा तो वही इसका नो रियल रूट्स हो जाएगा, ठीक है। इतना आखिर आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद अगर जब आप कोई फॉर्मूला, कोई फैक्टराइजेशन किसी की करते हो तो उसका एक x की वैल्यू निकालने के लिए, ये तो हमने d के बारे में चर्चा कर लिया, पूरा x फैक्टर निकालना है तो क्या होगा, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है। d क्या है आपको बता दिया है, a b c आपको पता ही है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये होता है a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c, और d आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छे से। d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटे, डिस्क्रिमिनेंट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने चीजों को समझने की कोशिश की। अब बारी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता है A1 A2 B AT ये चलती जा रही है सीरीज, ठीक है। तो A1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, इसका आप सभी को पता है। ये सेकंड टर्म हो गया, उसके बाद फिर थर्ड टर्म हो गया, ये सब चलता जाएगा। और डिफरेंस क्या होता है, D1 कॉमन डिफरेंस पहला वो A2 माइनस A1, ठीक है। D2 क्या हो जाएगा, अगर A3 में से A2 माइनस कर दोगे तो ये D है, क्या है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या है बेटे, कॉमन डिफरेंस होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, D का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब बारी है अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन क्या बोलता है, अगर ये चीजें AP में है, अगर ABC आर इन AP, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो B का वैल्यू होगा वो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 होता है। डिवाइडेड बाय 2 आपको प्रूफ करके दिखाया जाएगा, 4 6 और 8। आप ये नंबर उठा लो, इसको और इसको प्लस करो, 4 और 8 कितना हो गया, 12। 12 को डिवाइड बाय 2 करोगे कितना हो जाएगा, 6। तो यही तो है ना बीच का टर्म 6, तो हो गया ना ये चीज। तो दे आर इन AP, इसी को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं बेटे, अरिथमेटिक मीन। आगे चलो फिर, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है an का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला ये हो गया। उसमें a की वैल्यू जो होती है, a की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म। a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, d मतलब कॉमन डिफरेंस, आप सभी को पता है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। और उसके बाद है आपका an, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। an क्या है, an को याद रखोगे, an बोल देते हैं जनरल टर्म,
तो भी an, nth टर्म तो भी an, जनरल टर्म, nth टर्म, लास्ट टर्म तो भी an, विच टर्म तो भी an। तो ये सारा क्या है आपके पास an है। कोई डाउट? अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस l। l क्या है यहाँ पे? लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को an को भी एक और चीज से बोला जाता है, लास्ट टर्म से। ठीक है, तो एसएन का एक फॉर्मूला तो ये हो गया पहला। दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है एसएन का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू एसएन का फॉर्मूला हो गया आपका। ये चीज आया समझ सभी को? तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ये चीज। आगे है चैप्टर आपका नेक्स्ट, ट्रायंगल। ट्रायंगल में सिमिलरिटी के क्राइटेरिया पढ़ोगे। साइड 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 होता है, साइड एंगल साइड होता है क्राइटेरिया, और एंगल एंगल सिमिलरिटी, जिसको कई बार कई टीचर 2 एंगल से लिख देते हैं, और ऐसा भी लिख सकता है 3 एंगल से भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट इसके क्या होते हैं आपको यही याद रखने हैं कि ए बी सी अगर ट्रायंगल है मान लो, और ये पी क्यू आर है, अगर ये सिमिलर है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर, बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू, अगर ए सी इधर है तो इधर क्या लिया? पी आर, ए सी पी आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या होता है बेटे रीजन? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये याद रखोगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब रिजल्ट ऑफ बीपीटी, खतरनाक पूरा। बीपीटी कैसा होता है? ये ऐसा, अगर एक ट्रायंगल है आपके पास तो इसका रिजल्ट याद रखो, ए बी सी, और ये लाइन डी और ई है। मैंने अपनी वीडियोस में पूरा डिटेलिंग में इसको बताया हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो हर वीडियो को। जैसे आप ये हाफ बाय हाफ, जैसे हाफ बाय हाफ पहले पढ़ेंगे, फिर आगे आपको बताते हैं हाफ बाय फुल। ये होटल की रेसिपी नहीं है, फॉर्मूला हाफ बाय हाफ। कहने का मतलब ए डी बाय बी डी, ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी। यही है ए डी बाय बी डी, ए ई बाय ई सी। ठीक है, ये आगे को चला, ऐसे चला सकते हो। ठीक है, पीछे को चलाना है तो पीछे को, फिर इधर से भी पीछे को चलाना है, इधर से भी पीछे को चलाना। अब इसमें जो गलत बच्चे लिख देते हैं वो एक बात समझ लो, बच्चे क्या गलती करते हैं। जैसे यहाँ से आपने चला दिया ए डी बाय बी डी चला दिया, और नीचे से चलाएंगे ये ऐसे, मैं बताता हूँ कैसे। ये ठीक है, ए डी बाय बी डी ठीक है, उसके बाद ए डी बाय बी डी चला दिया। अब यहाँ से नीचे से शुरू कर दिया ई सी, जो मैंने क्या बोला देखो, ये पैटर्न देखना, क्या चला है पहले ए डी बाय बी डी लिख दिया मैंने, उसके बाद ई सी बाय ए ई, ई सी बाय ए ई। ये गलत है, ये क्या है? गलत है। या आप फॉरवर्ड पैटर्न चलाओ या बैकवर्ड, या दोनों ही नीचे को जाते हुए डायरेक्शन होनी चाहिए, या ऊपर की तरफ दोनों। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये पैटर्न मत लिखना। अगला पैटर्न देखो इसी का, बीपीटी का। बीपीटी का नेक्स्ट पैटर्न बताते हैं, तो ये बीपीटी का पैटर्न है। दूसरा पैटर्न इसका क्या? हाफ बाय फुल। अगर आपने एडी लिया, एडी अपॉन इसका फुल, फुल क्या है? ए बी, ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी, ए ई बाय ए सी। ठीक है, ए डी बाय ए बी, ए ई बाय ए सी। ठीक है, इसको क्या, ये भी क्या है? बीपीटी का एक पैटर्न है हाफ बाय फुल का। ए डी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी, ए ई बाय ए सी, ए ई बाय ए सी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, डैश आर सिमिलर। तो आपको याद रखना है एक सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और स्क्वायर, ये क्या है? सारे सिमिलर हैं। अगला एक और चीज आपको याद रखना है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर ये सिमिलर है, ए बी सी और पी क्यू आर अगर सिमिलर है, तो
इसका जो रेशो होगा, ठीक है, तो पेरीमीटर का जो रेशो होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर होगा, वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल के बराबर होगा। जैसे इस केस में क्या रहेगा, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर। ठीक है, ये हो गया। अब है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल है, x1 y1 x2 y2। मैं तो इसको याद नहीं रखता, बस एक फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ अपना, बस आप ये याद रखो, पहले में से पहले वाले को माइनस करो, कलर दूसरा लेते हैं, उठाते हैं। पहले में से अगर a और b का डिस्टेंस निकालना है तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, अंडर रूट डालोगे, पहले में से पहला माइनस किया उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस किया उसका स्क्वायर। ठीक है, या ए बी का वैल्यू और कैसे निकल सकता है, अंडर रूट डालोगे, या ऐसे भी कर सकते हो आप, इसमें से इसको माइनस कर दो। पहले तो मैंने ऐसे किया, आप ऐसे भी माइनस कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर दो। पर एक चीज याद रखनी है, एक्स में से एक्स वाला माइनस करना, वाई में से वाई वाला माइनस करना, क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है तो आंसर पे कोई गड़बड़ी नहीं होती। और डाल के आप जैसे मर्जी कर सकते हो, बस आपको ये याद रखना है, एक्स में से एक्स वाला माइनस करना, वाई में से वाई वाला माइनस करना है। ठीक है, आगे है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी ऐसा ही है। अगर मान लो ये x कॉमा वाई है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, फॉर्मूला याद रखोगे, ये नहीं क्वेश्चन होते फिर, याद कौन किसी को नहीं रहता, ये x और y बस आपने ऐसे याद रखना है। x लिया इक्वल टू, पहला चीज लिया तो इसके भी पहले पहले उठाना है, और ये चीज यहाँ पे जाके लैंड होती है, ये चीज यहाँ पे जाके लैंड होगी। ठीक है, m मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय x1, नीचे रेशो का प्लस m प्लस n। अब y इक्वल टू, y की वैल्यू, जब y की वैल्यू लेनी है तो इसकी भी y की वैल्यूज लेनी है। y की वैल्यू क्या होगी, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, इसको भी यहाँ से, तो ये m गिरेगा यहाँ पे इसके ऊपर, और ये n गिरेगा इसके ऊपर, तो m मल्टीप्लाई बाय y2, m मल्टीप्लाई बाय y2, n मल्टीप्लाई बाय y1, नीचे रेशो का प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज गिरेगा m इंटू x2, ठीक है, n इंटू x1, n मल्टीप्लाई बाय x1, नीचे रेशो का प्लस, ये भी ठीक है, y m इंटू y2, n इंटू y1, नीचे रेशो का प्लस। क्लियर, तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला सबसे इजी है कि अगर आपको x और y निकालना है पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब रेशो क्या रहेगा, 1:1, और x1 x2 सॉरी यहाँ पे x1 y1 और ये x2 y2। तो जो आपका x की वैल्यू होगी आप सीधा ही करोगे, सिर्फ पहले में पहला जोड़ दो डिवाइडेड बाय 2, पहले में पहला जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी दूसरे में दूसरा जोड़ दो डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये कब है, जब ये क्या है, मिड पॉइंट है, जब आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, आगे है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ये भी आ सकता है। तो सेंट्रोइड क्या होता है आपका, आप एक चीज याद रखो, जैसे ये दिया हुआ x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाओगे तो ये सेंट्रोइड का पॉइंट होता है। ठीक है, और ये फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग इसका जो सेंट्रोइड है वो यहीं पे लाई करता है, और इसका जो रेशो होता है ये 2 हिस्सा होता है और एक, तो ये एक 2 हिस्सा होता है और इधर नीचे वाला 1 हिस्सा होता है, याद रखोगे। कहने का मतलब जो इसका रेशो होगा ए पी बी, मतलब ए, ये रट्टा ही लगा लो तुम, एक ट्रायंगल में यही होता है,
AP अपॉन जो PB का रेशो होता है वो क्या होता है 2:1 होता है। क्या होता है 2:1। ये भी आपके बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। AP अपॉन PB, AP ऊपर वाला और PB नीचे वाला। ऊपर से ये 2 हिस्सा रहता है, नीचे से 1 हिस्सा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट निकलेगा P पे X और Y, यही क्या होगा सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड इस केस में क्या है P पॉइंट है जिसके X, Y। तो सेंट्रोइड भी कई बार पूछ लेता है। सेंट्रोइड क्या होता है, इसकी एवरेज x1 जोड़ो, x2 जोड़ो, x3 जोड़ो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 जोड़ो, y2 जोड़ो, y3 जोड़ो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, खत्म, ठीक है। तो ये हो गया। आ गया ट्रिग्नोमेट्री, पंडित बद्री प्रसाद, फुल वीडियो बनाया हुआ, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे तो हमें बस काम ही चलाना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये आप सभी को पता है, सोना चांदी तोले, ठीक है। कोसेक, सेक, कॉट, आप सभी को पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है P/H। साइन थीटा P/H होता है। कॉस थीटा क्या होता है B/H। कॉस थीटा क्या होता है, साइन हो गया P/H, कॉस क्या होगा B/H, टेन थीटा क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब साथ के साथ इसके रेसिप्रोकल भी सीख लो। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा ऊपर वाला कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा क्या होता है H/P होता है। इसके बाद कॉस का भी साथ ही सीख लो, सीकेंट थीटा होता है, और ये क्या होता है H/B होता है। क्या होता है H/B। टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है B/P होता है। क्या होता है B/P। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। दूसरी चीज कॉस थीटा और सीकेंट थीटा ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा, कॉट थीटा ये भी एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब इसके बाद टेन थीटा की वैल्यू एक और होती है जो आपको याद रखनी है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो उस अकॉर्डिंग कॉट की वैल्यू भी क्या हो गई, कॉट की वैल्यू भी क्या होगी बेटे, जैसे इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन थीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं फिर आगे की तरफ। ये है टेबल, पेज 185 पे मिल जाएगा। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, बस आपको यहाँ पे तरीका बताना है। 30, 45, और ये चीज़ याद रखो 30, 45 और 60, ये तो रट लो। याद करने का तरीका तो है 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 2, बस डायरेक्ट याद भी रखो। cos 60 और sin 30 की वैल्यू सेम होती है, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखोगे, इसकी 30 पे और इसके 60 पे ये रहती है, 1/√2 दोनों में रहता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखोगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू √3 होती है, ये 1/√3 होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो आपको सारा ही याद रखना है, ठीक है। मैंने इसका पूरी वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, कैसे याद रखें वो तो इस बार अभी है नहीं। अब टी रेशो को भी कैसे कैसे बनाया हुआ वो भी सिखाया हुआ है, पर अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये याद रखना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। अब इसके रिजल्ट कितने मॉडिफाई करने वो तुम्हारे हाथ है, एक उधर प्लस माइनस घुमाते जाना, आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या आता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा की, तो मैक्सिमम इसकी और मिनिमम, ठीक है। साइन की मैक्सिमम होती है 1, मिनिमम होती है 0। कॉस थीटा की भी मैक्सिमम होती है 1, मिनिमम होती है 0। टेन थीटा की मैक्सिमम होती है इनफाइनाइट और मिनिमम होती है 0। मिनिमम वैल्यू इसकी भी 0, आप चेक कर सकते हो यहाँ से। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम कितनी है नॉट डिफाइन मतलब इनफाइनाइट। ये 1 है, ये 0 होता है, ये 0 है, ये 1 होता है, वही बात है। साथ में इसके जब बहुत ही है तो इसका ग्राफ भी याद रख लो। साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो ऐसे चलता है, ये हो गया साइन थीटा का ग्राफ, ठीक है। तो अब तो को तो 90 डिग्री तक ही पढ़ना होता है। तो ये कॉस थीटा का ग्राफ होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है ऐसे, ये ऐसे चलता है, ये कॉस थीटा का ग्राफ होता है। उसके बाद टेन थीटा का ग्राफ होता है इस तरह से, ये ऐसे चल के पहले 0 होगा फिर इनफाइनाइट होगा,
ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो ये tan थीटा का ग्राफ होता है, पर आपको तो 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, तो बस एक ही ऐसे ही याद रख लो कि ये ऐसे ऐसे करके इन्फिनिट की तरफ चढ़ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, हमें मैक्सिमम मिनिमम याद रखना है, बस इतना, और कुछ नहीं ज़्यादा। बाकी इसके वो भी बना सकते हो आप, ठीक है। साइन थीटा की मैक्सिमम 1, कॉस थीटा की मैक्सिमम 1, tan की मैक्सिमम इन्फिनाइट, मिनिमम तीनों की क्या है 0, क्योंकि हर चीज़ ये यहाँ से 0 से ही शुरू हो रही है। ठीक है। पर इस केस में जो 0 से 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है ना कॉस पे, तो इसका 0 पे नहीं, ये यहाँ पे आके 0 होता है 90 पे, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, हमारे जो सिलेबस में ये 0 है, ये 90 हो गया, ये 0 है, ये इसका ये 90 हो गया, ठीक है। हमारे सिलेबस में बस इतना ही है। अब है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी चीज टेंशन है, नीचे से देखोगे ऊपर की तरफ ये लाइन ऑफ साइट, और ये बिल्डिंग, बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग बना दी हम लोगों ने, ऊंची है बिल्डिंग, बिल्डिंग बना दी मान लो। तो ये जो ये बेस हो गया, तो यहाँ से अगर ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ अगर चीज को देखा, ये हो गया उसका लाइन ऑफ साइट, क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। और जो ये एंगल बना, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कैसे बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आगे अब बारी एंगल ऑफ डिप्रेशन की। ये ऐसे बनता है ऊपर से नीचे की तरफ बेटे, ये ऐसे कोई चीज जा रही है, बंदा खुद छत पे है, ये छत पे है, ठीक है। और किसी चीज को नीचे देख रहा है, नीचे मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया उसका लाइन ऑफ साइट, क्या हो गया बेटे, और ये हो गया उसका लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये हो गया उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और जितना ये एंगल होगा, अगर ये अल्फा है, तो अल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई डाउट? आगे देखो फिर सर्कल। सर्कल क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का बना होता है, पहली बात, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जिनका इनसाइड से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का बना होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस होता है, जो कि इंटीरियर में होता है। पर ये नहीं कुछ खास बताने वाला, इंटीरियर पे ये बहुत सारे पॉइंटों का जो डिस्टेंस है, यहाँ से हर तरफ से बराबर होता है। तो ये अगला है डायमीटर। डायमीटर क्या है, लार्जेस्ट कॉर्ड, ये याद रखना है। डायमीटर क्या है, लार्जेस्ट कॉर्ड विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, याद रखना है, सेंटर ऑफ सर्कल। कोई डाउट? ठीक है। टेंजेंट प्रॉपर्टी, उसके बाद है टेंजेंट की प्रॉपर्टी। आप सभी को पता है कि अगर ये इसके साथ टेंजेंट है, पहली प्रॉपर्टी ए बी सी, पहली बात क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी रहेगा, ठीक है। टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, आर इक्वल। दूसरी बात, यहाँ से अगर ये लाइन इसके साथ जोड़ दोगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर रहेगा, 1 2 के बराबर रहेगा और 3 4 के बराबर रहेगा। प्रॉपर्टी से डायरेक्ट ही याद रख लो, ठीक है। अगली चीज ये याद रखनी है कि अगर एक सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, इसका इसके साथ जो एंगल होता है, एंगल 1 क्या होता है, 90 डिग्री। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
ये चीज आप लोग याद रख लो। क्लियर? तो टेंजेंट, उसके बाद कॉर्ड, ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी है। ये पहली बात, ए बी, कि इसका जो यहाँ से जो, जब यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरेगा ना तो इसके दो बराबर हिस्से करके निकलेगा। ठीक है, एंगल 190 डिग्री, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? प्रॉपर्टी क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर इसकी और प्रॉपर्टी जानना चाहते हो तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैंने इसकी बनाई हुई है प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा, जब पूरा डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, अब है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इस पे जो बातें पता होनी चाहिए। तो ये एक सर्कल हो गया, सर्कल में ये हो जाता है आपका, ऐसे किया, ये चीज़ सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, ऊपर वाला मेजर है, नीचे वाला माइनर है। इसके बाद ये हो गया नीचे वाला अगर चीज, ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये माइनर है, ऊपर मेजर है। क्लियर? तो उसके बाद क्या है आपके पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी में दिखा देता हूँ, सेंटर ऑफ सर्कल है। तो ये क्या बन गया आपके पास? ये चीज़ बन गई, ट्रायंगल बना दी मैंने इसी के ऊपर। ठीक है, ए बी सी, ये ट्रायंगल बना दी। ठीक है, पूछता है तुमसे फॉर्मूला, पहले सेक्टर माइनर सेक्टर याद कैसे रखोगे? तो ये याद रखना है, मैंने पहले भी बताया हुआ अपनी वीडियोस में, ये सर्कल का कोई हिस्सा है तो पाई आर स्क्वायर तो पड़ेगा ही। यहाँ पे हो गया आपका एंगल थीटा, तो थीटा बाय 360। ठीक है, और मेजर सेक्टर, तो इस केस का जो थीटा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक होगा, जो कि क्या होगा? 360 में से थीटा माइनस करके होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360, अब मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अगली चीज ये हो गया माइनर मेजर। अब इसके बाद करेंगे लेंथ ऑफ आर्क। जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो क्या होती है? वो एक सरकमफेरेंस का हिस्सा होती है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसका कुछ हिस्सा है तो थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ द एंगल थीटा। थीटा क्या है? वही ये यहाँ पे जो एंगल बना हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखोगे। अब तुमसे ये पूछता है कि सेगमेंट निकालो, माइनर सेगमेंट निकालो, ये ज़्यादातर पूछता है। माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा आपका? ये चीज़, अगर आप ये क्या है? माइनर सेक्टर, उसमें से क्या माइनस कर दोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। माइनस क्या कर दोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। माइनर सेक्टर क्या हो गया आपका यहाँ पे? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया थीटा, ये हो गया आर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ द एंगल थीटा। ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब एक क्वेश्चन बड़ा जरूरी है जो आता है कि इसका रिलेशन बताओ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क में। ठीक है, ये थीटा हो गया, ये एल हो गया, ये रेडियस हो गया। जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, वैसे आप ऐसे एक चीज़ याद करने की बता रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? याद रखोगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय
लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ सर्कल। याद करने का तरीका बता रहा हूँ बेटे। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर। जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बस ऐसे ही आपको याद रख लेना, हाफ इंटू एल इंटू आर। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। आर रेडियस आपको पता है, ए एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। आगे है सरफेस एरिया फॉर्म वॉल्यूम और इसके फॉर्मूले। क्यूब का सभी को पता है, ऐसा शेप होता है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? याद रखोगे, साइड का क्या कर दोगे? क्यूब। साइड का क्या कर देंगे? क्यूब। आगे है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड फिगर कैसा होता है? ऐसा होता है। ये हो गया क्यूबॉइड। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ 4 वॉल एक ही बात है, क्योंकि 4 वॉल और ऊपर और नीचे छोड़ दिया ना, एक ही बात है। तो 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। ये तो हो गई थी इसकी साइड। इसमें क्या होगी? ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये उसकी हाइट हो गई। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच, ये हो गया क्यूबॉइड का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सिलेंडर, एक सिलेंडर की शेप होती है इस तरह से, ये हो गया इसका आर, ये क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक का एच, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? आप याद रखोगे 2πr/h। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर याद रखोगे 2πr/r+h। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। आगे है आपका कोन। कोन के मैं सीधा वॉल्यूम से शुरू कर रहा हूँ, बताता हूँ क्यों। एक चीज आपको ये आर हो गया, ये एच हो गया, ये एल हो गया। एल होता है स्लांट हाइट। एल क्या होता है? स्लांट हाइट। क्योंकि पहला फॉर्मूला हो तो आपका ये हो गया L² इज इक्वल टू R² प्लस एच का स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस चलो बाद में करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? याद रखोगे πr/l। क्या होता है? πr/l। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πr, ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया हो क्यों और कैसे, πr/r+l। आगे है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जितना सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दिया, उठा लो कॉपी पेस्ट मार दो, πr²h, इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दो। डिवाइडेड बाय क्या करना है? 3, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकल जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, आगे है स्फीयर। स्फीयर एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसका ना कर्व्ड होता है ना टोटल होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका ना टॉप होता है ना बॉटम होता है। तो इसलिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि क्या होता है, इसका पूरा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो क्या होता है? 4πr²। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद रखोगे 4/3πr³। आगे आपके पास हेमिस्फीयर, आगे क्या है? इधर ही कर देते हैं हेमिस्फीयर को। ये हो गया आपका हेमी
स्फीयर। इसका कर्व्ड और टोटल दोनों होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 2πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3πr²। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर जो कि क्या होता है, जितना इसका होता है उसका आधा, 4/3 का आधा क्या होगा, 2/3πr³। क्लियर? ठीक है। अब है पेंट कॉन्सेप्ट। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, तुम्हारी फिगर जो बुक में बनी है, जैसे ऐसे कोई कंबाइंड फिगर बनी हुई है और उसने पूछा क्या है कि आपको इसका वो एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या करना है, इसको ये मान के चलना है कि ये सॉलिड फिगर है। तो आप पेंट इसके कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, इसके कर्व्ड पार्ट पे। किस पार्ट पे? जैसे इस क्वेश्चन में इसका जो कर्व्ड पार्ट है यहाँ पेंट हो जाएगा, यहाँ पेंट हो जाएगा, यहाँ पेंट हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन में प्लस हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, ये मैंने बस ऐसे ही कुछ सिखाने की कोशिश की है आपको। ठीक है समझ गए? तो ये आप डिटेलिंग में लगा सकते हो। कोई डाउट? आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब आया मीन का फॉर्मूला। मीन के लिए मैंने चार्ट लिया ताकि आपको सिखा सकूं। मीन में आपके पास डायरेक्ट पता है, पहले एज्यूमिंग देख लो। मीन एज्यूमिंग, ठीक है। ये मीन एज्यूमिंग का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ए होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो भी दिखा देता हूँ, स्टेप मीन स्टेप डेविएशन का। दोनों में एक चीज याद रखनी है कि ए तो होगा ही, ए प्लस यहाँ पे कुछ होगा, इसमें भी यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे शायद मैं दिखूँ ना तो मैं आगे कर दूंगा, इंटू एच होगा, पर इसमें यहाँ पे कुछ होगा, इंटू एच होगा। एच क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है इसमें? जैसे इस केस में एच आपका डिफरेंस 10-10 का है, ठीक है। तो ये हो गया मीन का फॉर्मूला। इस केस में क्या होता है? एज्यूमिंग के केस में होता है सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा एफ। इसमें क्या होता है? सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। UI क्या है? ये चीज़ है। वैसे तो मैं आपको सीधा बताऊं, मैं तो ये कुछ नहीं देखता, बस जीरो रखता हूँ स्टेप डेविएशन के केस में। ये एज्यूमिंग का केस है, यहाँ पे जीरो रखा और कितने का गैप है? 10 का, फिर बढ़ाते गया 10, 20, 30, यहाँ पे प्लस के साथ 10, 20, 30, यहाँ पे -1, -2, -3, बस मल्टीप्लाई किया। बस स्टेप डेविएशन में ये याद रखना है तुम्हें कि साथ में यहाँ पे एच रखना होता, बस इसमें एच नहीं होता बस। बाकी तो आप सभी को पता है कि मीन डायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट का क्या होता है? सिग्मा FX अपॉन सिग्मा एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी का टोटल है, सिग्मा आपको पता ही है। उसके बाद मीडियन क्या है? मीडियन आप सभी को पता है, मध्यमान होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। L आपको पता है जो मीडियन क्लास की लोवेस्ट टर्म होती है, मीडियन क्लास की जो लोवेस्ट टर्म होगी। n/2 CF पता ही आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता कैसे वो तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ना। फ्रीक्वेंसी F आपको पता है, फ्रीक्वेंसी H क्या है, हाइट है, N क्या है, जो टोटल होता है, ठीक है ना। बाकी सब आपको पता है। H क्या है? डिफरेंस। और साइज ऑफ क्लास का साइज बोल सकते हो आप, क्लास साइज, ठीक है। ये क्या हो गया? मीडियन हो गया। अब मॉड। अब मीडियन एक और चीज़ होता है, अगर आपके पास डेटा सिंपल है, इसमें n की वैल्यू क्या है? इवन, बिना इंटरवल वाला डाटा जिसको बोलते हैं, n की वैल्यू ऑड। तो इस केस में मीडियन का फॉर्मूला क्या आ जाता है? इवन है अगर n/2 एंड n/2 + 1 का एवरेज कर देना, मतलब डिवाइडेड बाय 2, अगर n की वैल्यू इवन है, ठीक है। अगर n की वैल्यू ऑड है
ऑड है तो मीडियन इस केस में कितना होगा, n+1/2। ये क्या हो जाएगा, आपका मीडियन हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो मॉड। मॉड के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो ही होती है मॉड। मॉड का L+F1-F0/2F1-F0-F2 मल्टीप्लाई बाय h। वो तो देख के बताना। F1 क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर होगा फ्रीक्वेंसी में, उससे ऊपर वाला F0 हो जाएगा, उससे नीचे वाला F2 हो जाएगा, वो आप सभी को पता है। आगे क्या है, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड, बड़ा ही जरूरी। क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। क्लियर। आगे देखो फिर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप सभी को पता है हमेशा लाई करती है 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1। ठीक है। 0 क्या है, श्योर इवेंट है, जो श्योर इवेंट जो होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, जो नहीं हो सकता इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। ठीक है। ये 0 होती है और 1 के बीच, इनके बीच में लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव वाली डायरेक्शन में नहीं जा सकती, और 1 से भी ऊपर 1+ नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मोर देन 1 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मोर देन 1 भी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, और नेगेटिव भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है। आगे देखो फिर कार्ड्स। कार्ड्स आपको पता है टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें 26 रेड होंगे, 26 ब्लैक होंगे, आगे हीरा लाल, मतलब जो डायमंड वाला वो लाल होता है, और हार्ट, इसमें हेमोग्लोबिन की वजह से ये लाल होता है, दिल, हार्ट। ये पत्ते 13 होते हैं, ये भी पत्ते 13 होते हैं। इसमें इसमें एक पत्ता ऐसा होगा जिसको स्पेड बोला जाता है, और एक होता है ऐसा, क्लब। ये क्या, नहीं क्लब ऐसा नहीं होता ये हो गया क्लब। और आगे सभी के A2 A होता है, एक नहीं होता, 2 3 4 ऐसे चलते चलते 10, किंग जैक क्वीन, सभी के पत्ते ऐसे थे, A2 3 10, किंग जैक क्वीन, A2 3 4 10, किंग जैक क्वीन, A2 3 ऐसे ऐसे करते 10 तक, किंग जैक क्वीन। तो सभी में ये जो किंग जैक क्वीन है, किंग जैक क्वीन, किंग जैक क्वीन, किंग जैक क्वीन, किंग जैक क्वीन, ये जो किंग जैक क्वीन है सभी में, ये क्या है, किंग जैक क्वीन क्या होते हैं, ये फेस कार्ड हैं। क्या है ये, फेस कार्ड। और ये कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। 4 किंग, 4 जैक, और 4 क्वीन। क्लियर। आ गया डाइस। डाइस अगर एक डाइस है तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 नंबर। अगर 2 डाइस है तो आप सभी को पता है कितनी सैंपल स्पेस बनती है, 36। कितनी, 36। ऐसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है ना। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये चलता जाएगा। लास्ट वाली लाइन बना देता है, चलता जाएगा ना। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6।
तो ये तो चलता ही जाएगा। क्लियर। आगे है क्वाइन। क्वाइन क्या हो सकते हैं, 2 क्वाइन भी हो सकते हैं। एक क्वाइन में क्या होता है, एक क्वाइन हो तो हेड टेल, 2 क्वाइन हो तो, 2 क्वाइन हो तो पहला हेड हो, दोनों हेड हो जाए या दोनों टेल हो जाए, पहला हेड हो जाए दूसरा टेल हो जाए, पहला टेल हो जाए दूसरा। 3 क्वाइन में ये सारा प्रोबेबिलिटी मैंने सिखाया हुआ, तीनों हेड हेड हो जाए या तीनों टेल टेल हो जाए, या पहला हेड हो जाए बाकी पहला टेल हो जाए बाकी वैसे ही रहे, या दूसरे नंबर वाला चेंज हो जाए बाकी वैसे रहे, या तीसरे नंबर वाला चेंज हो जाए। इसमें भी पहले पहला चेंज कर दिया बाकी ऐसे छोड़ दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर दिया, बन गई ये 8। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें हमने सीखा क्या, एक और चीज़ आपको बताता हूँ सैम्पल स्पेस के बारे में, इसकी एक खास बात। जिसके 2 इवेंट होते हैं ना, क्वाइन के फेस कितने, हेड और टेल, क्वाइन कितने हैं यहाँ पे 1, 2 की पावर 1, तो सैंपल स्पेस कितनी बन गई इसकी 2, 2 की पावर नंबर ऑफ क्वाइन होता है, नंबर ऑफ क्वाइन वो उसकी सैंपल स्पेस होगी। 2 की पावर क्वाइन कितने हैं हमारे पास 2, तो सैंपल स्पेस 2 की पावर 2 4, तो 4 है ना सैंपल स्पेस इसमें, 1 2 3 4। अब 2 की पावर क्वाइन कितने हैं 3, तो सैंपल स्पेस कितनी हो जाएगी 8, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अगला क्वेश्चन लीप ईयर नॉन लीप ईयर का, मतलब खत्म है, एंड गेम है। लीप ईयर वाला अगर वो पूछ ले कोई भी एक दिन की प्रोबेबिलिटी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अगर लीप ईयर में पूछे तो याद रखना उसका आंसर 2/7। क्यों और कैसे हमने पहले एमसीक्यू में डिस्कस किया है। अगर नॉन लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। नॉन लीप ईयर का अगर पूछे तो 365 दिन होते हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। अगर कोई भी दिन पूछे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो याद रख लेना अगर नॉन लीप ईयर का केस है तो उसका जो आंसर होगा 1/7 होगा। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आज के लिए यही सारा कुछ। तो इसी के साथ मैं फॉर्मूला वर्कशीट को करता हूँ यहीं पे क्लोज। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, आप अपना ध्यान रखें।